स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं नीलेश सर और हमारा आप मिलकर के पढ़ रहे हैं क्लास 12th के मैथमेटिक्स का एक स्कोरिंग और इम्पॉर्टेंट चैप्टर प्रोबेबिलिटी। तो अब तो प्रोबेबिलिटी काफी हद तक हमारा हो चुका है। देख रहे हैं प्रोबेबिलिटी का ये 10th वीडियो है और इटसेल्फ बेस थ्योरम का ये 4th वीडियो है। तो मोस्ट प्रोबेबली कोशिश करूंगा आज मैं बेस थ्योरम खत्म करने की, और अगर शायद कोई क्वेश्चन रह जाता है कुछ, अगर वीडियो ज्यादा बड़ा जाता है तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग छोटा सा वीडियो में डाल करके इसको खत्म करना है। तो हमने नॉर्मल बेसिक क्वेश्चंस कर लिए हैं और कुछ अच्छे लेवल के क्वेश्चन, जैसे लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 5 और एग्जाम्पल नंबर 18 किया था, और प्लस हमने रैंडम ड्रॉ का कंसेप्ट, वन मोर देन वन आइटम जब रैंडमली ड्रॉ होता है तो उसके कंसेप्ट को भी डील किया था। क्वेश्चन नंबर 12 में उसको कवर किया था। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा तो जरूर जाकर के देखें, आपके काफी सारे कंसेप्ट अभी प्रोबेबिलिटी में वहीं से निकल करके आएंगे। तो आज हम लोग बेसिकली फोकस है हमारे जो रिमेनिंग क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम लोग मिसलेनियस में जो भी बेस थ्योरम के क्वेश्चन है वो 3 क्वेश्चन हम लोग पहले करते हैं। एग्जाम्पल उसके बहुत ईजी है, आप कर सकते हैं इजीली। तो क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 16 और फिर एक छोटा सा क्वेश्चन नंबर 3, और फिर हमारे जो एक्सरसाइज में क्वेश्चन बचे हुए हैं उसमें दैट इज मिसलेनियस का एक्सरसाइज का एग्जाम्पल 21 और फिर उसका क्वेश्चन नंबर 13 हम लोग करने वाले हैं। तो आज का यही हमारा शेड्यूल रहेगा। तो फटाफट से आप क्वेश्चन नंबर 13 पढ़ें। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीबीएसई में आ चुका है 2014 में। तो आप फटाफट से क्वेश्चन पढ़ करके उसका ए को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करें। मोस्ट प्रोबेबली आप उसमें ये निकाल लेंगे और उसके बाद जो उसमें क्या टेक्निकलिटी है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। चलिए फटाफट से क्वेश्चन अच्छी तरह से पढ़ के ए फाइंड आउट करें। चलिए, तो क्वेश्चन में होपफुली आपने ए को फाइंड आउट कर लिया होगा। अगर नहीं तो मैं आपको एक बार ए का चीट कोड मैंने दे रखा है कि जिस लाइन में लास्ट में क्वेश्चन पूछा जाए व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, उसी में जो चीज गिवन होता है वही हमारा ए होता है। तो यहाँ लिखा हुआ है कि इट इज गिवन दैट आफ्टर गोइंग थ्रू वन ऑफ द टू ऑप्शंस द पेशेंट सेलेक्टेड एट रैंडम सफर्स अ हार्ट अटैक। तो क्लियरली दे रखा है कि गिवन दैट सफर्स अ हार्ट अटैक, प्रोबेबिलिटी दैट पेशेंट फॉलोज द मेडिटेशन एंड योगा। तो मैं आपको पहले क्वेश्चन ब्रीफ कर देता हूं। ये तो हो गई हमारी ए की बात। तो यहाँ पे क्वेश्चन में सबसे पहले हमारा दे रखा है फर्स्ट लाइन में कि द चांस ऑफ पेशेंट हैविंग हार्ट अटैक इज 40%। अब क्वेश्चन को थोड़ा सा मैं ब्रीफ कर रहा हूँ। इट इज ऑल्सो अज्यूम दैट, तो ऑब्वियस सी बात है कि जिसको हार्ट अटैक की प्रॉब्लम है ना, हालांकि वो 40% है, तो बंदा क्या करेगा, प्रिकॉशंस लेगा, दवाई लेगा या मेडिटेशन एंड योगा लेगा, और भी बहुत कुछ कर सकता है। लेकिन यहाँ पे हमारे क्वेश्चन में क्या दे रखा है, इसके बाद 2 ऑप्शन है। इट इज ऑल्सो अज्यूम दैट मेडिटेशन एंड योगा कोर्स रिड्यूस द रिस्क ऑफ हार्ट अटैक बाय 30% एंड प्रिस्क्रिप्शन ऑफ सर्टेन ड्रग्स का मतलब वो वाला ड्रग्स नहीं, यहाँ पे मेडिसिन की बात कर रहे हैं, रिड्यूसेस इट्स चांस बाय 25%। तो यहाँ पे जो हार्ट अटैक की जिसको प्रॉब्लम है वो 2 ऑप्शंस ट्राई कर रहे हैं, या तो मेडिटेशन एंड योगा को जा रहे हैं जैसे बाबा रामदेव जो बताते हैं हमारे को प्राणायाम करने के लिए, दैट इज मेडिटेशन एंड योगा। और दूसरा जो हॉस्पिटल्स में कराया जाता है ड्रग्स, आपको दवाई लिख करके दे देगा जी आपका हार्ट अटैक का प्रॉब्लम टेक केयर करेगी। तो ये हमारा क्या है, मेडिटेशन और योगा हार्ट अटैक की प्रॉब्लम को 30% से रिड्यूस करता है। ध्यान रहे, 30% से रिड्यूस करता है, और मेडिसिन या ड्रग्स जो है वो 25% जो है हमारे हार्ट अटैक के चांस मतलब प्रोबेबिलिटी को रिड्यूस करता है। उसके बाद बताइए, इट इज एट अ टाइम पेशेंट कैन चूज एनी ऑफ द 2 ऑप्शंस विद इक्वल प्रोबेबिलिटी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, आप इसको अंडरलाइन कर लें कि पेशेंट जो है एक टाइम पे एनी ऑफ द 2 ऑप्शंस को एक्सरसाइज कर सकता है, दोनों में से कोई भी ऑप्शन ले सकता है विद इक्वल प्रोबेबिलिटी। तो इसका मतलब ये हुआ कि मेडिटेशन और ड्रग्स 2 ऑप्शन है आपके पास, उसको सेलेक्ट करने की, उसको चूज करने की जो इसकी प्रोबेबिलिटी है वो इक्वल है। तो इसका मतलब अगर हम मेडिटेशन को ऑप्ट करते हैं तो मेडिटेशन को ऑप्ट करने की हमारी प्रोबेबिलिटी, मतलब पेशेंट की प्रोबेबिलिटी मेडिटेशन ऑप्ट करने की कितनी होगी, 1/2, और ड्रग्स को ऑप्ट करने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, अगेन 1/2। इक्वल प्रोबेबिलिटी है, 2 ऑप्शन है, ये 2 बैग्स हो गए आपके पहले वाले क्वेश्चन पे अगर फिट करें तो। क्लियर है।
अब ये चीज क्लियर होने के बाद अब आप क्वेश्चन को फॉर्मुलेट करें। मैंने क्वेश्चन आपको ब्रीफ कर दिया है कि हमारा पेशेंट जो है मेडिटेशन और योगा लेता है या फिर ड्रग्स लेता है। मेडिटेशन योगा लेने से उसके हार्ट अटैक की चांसेस 30% से रिड्यूस हो जाता है और ड्रग्स लेने से 25% से रिड्यूस हो जाता है उसके हार्ट अटैक की प्रॉब्लम। अब वन ऑफ द पेशेंट इज सेलेक्टेड एट रैंडम एंड सफर्स फ्रॉम हार्ट अटैक। तो ए क्या हो गया हमारा इसका, सफर्स फ्रॉम हार्ट अटैक। तो जैसे हम लोग क्वेश्चन को फॉर्मुलेट करते हैं तो ए हमारा नीचे आ जाता है और व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी जो होता है वही हमारा E1 होता है। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट पर्सन्स एक्सरसाइज द ऑप्शन ऑफ मेडिटेशन एंड योगा। तो ये क्या हो गया हमारा P(E1) क्या हो गया, प्रोबेबिलिटी दैट पर्सन्स या पेशेंट ऑप्ट्स फॉर योगा, है ना, योगा एंड मेडिटेशन। तो ऑब्वियसली P(E2) क्या हो गया, प्रोबेबिलिटी दैट मिसिंग हो गया था, पेशेंट ऑप्ट्स फॉर ड्रग्स। क्लियर है बच्चों। तो अब यहाँ पे इन दोनों की प्रोबेबिलिटी अभी हमने डिस्कस करी, दोनों की इक्वल प्रोबेबिलिटी है। तो ऑब्वियसली इसकी वैल्यू में हमारे को कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए अगर आप क्वेश्चन को केयरफुली रीड आउट करते हैं। अच्छा, ज्यादा दिमाग क्या होता है कि क्वेश्चन पढ़ते ही आपका बेस करने में वैल्यूज पे पकड़ने लग जाते हैं, ये वैल्यू इसकी लगेगी, ये वैल्यू इसकी लगेगी, ये वैल्यू। तो यहाँ पे अगर कोई आपको नया क्वेश्चन मिलता है तो आपके फंसने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं बेस थ्योरी। इसलिए आप क्वेश्चन को प्रॉपर रीड आउट करें, उसका मीनिंग को समझें। ये नहीं कि जहां वैल्यू मिल गई ये E1 है, ये E2 है, ये A/E1 A/E2 लगा दो, E1/A खत्म कहानी और आपकी भी क्वेश्चन की तो होगी। ठीक है, तो इसलिए प्रॉपर एक एक लाइन को आपको शुरू से बोला है, प्रोबेबिलिटी शब्दों का जाल और खेल दोनों ही है। तो कहीं आप फंस ना जाए, इसलिए प्रोबेबिलिटी को के क्वेश्चंस को बहुत ध्यान से पढ़ें और उसको समझने की कोशिश करें। तो ये हमारा इक्वल प्रोबेबिलिटी है, तो 1/2 और 1/2 हो गया। अब अगर हमने A/E1 बनाया, तो A/E1 का मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ A, है ना, गिवन दैट E1 हैज ऑलरेडी बीन अकर्ड। तो यहां पे क्या आएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ A, है ना। A का मतलब क्या है, प्रोबेबिलिटी दैट पर्सन सफर्स, प्रोबेबिलिटी दैट पर्सन सफर्स फ्रॉम हार्ट अटैक। मैंने शॉर्ट में आपको लिख दिया था। और यहां पे P(A/E2), प्रोबेबिलिटी दैट पर्सन सफर्स फ्रॉम हार्ट अटैक। अच्छा, इसका गिवन दैट ही ऑप्टेड फॉर E1, है ना, ही ऑप्टेड योगा एंड मेडिटेशन। तो ये हो गया A/E1 का मीनिंग। A/E2 का मीनिंग, प्रोबेबिलिटी दैट पर्सन सफर्स फ्रॉम हार्ट अटैक गिवन दैट ही ऑप्टेड फॉर ड्रग्स। चलिए अब हम लोग इसको डिस्कस करते हैं, जो कि मेन चीज है इस क्वेश्चन का। अब ध्यान से देखें, योगा reduces probability या chance of heart attack कितने से, by 30% से। तो 30% से क्या हो रहा है, योगा और मेडिटेशन करने से हार्ट अटैक 30% से रिड्यूस हो रहा है। तो इसका मतलब क्या होगा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ हार्ट अटैक कितना हो जाना, 1 - 30%, दैट इज 70%। समझ में आई बात। अगर कोई चीज होने की, है ना, रिड्यूस होने की प्रोबेबिलिटी, मतलब हार्ट अटैक नहीं होने की प्रोबेबिलिटी 30% है ना। रिड्यूस होने का मतलब यही हुआ ना कि वो हमारा प्रोबेबिलिटी को कम करता है। तो होना कितना होगा, तो होने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी। अगर मान लो 100% रहेगी प्रोबेबिलिटी इसकी, अगर आपको कोई बंदा हार्ट अटैक से डिजीज्ड है, 100% चांस है कि इसको हार्ट अटैक आएगा, तो उसको मेडिटेशन और योगा कितने से रिड्यूस करता है, 30% से। ध्यान से सुनिएगा, तो 30% से। तो उसको हार्ट अटैक अब आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 70%। तो अब जब प्रोबेबिलिटी रिड्यूस हो रही है किससे, 30% हो रही है हमारी, किससे, गिवन दैट ही ऑप्टेड फॉर योगा एंड मेडिटेशन।
तो हार्ट अटैक आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? प्रोबेबिलिटी दैट पर्सन सफर्स फ्रॉम हार्ट अटैक क्या हो गया? 70%, है ना। अच्छा, अब ये चीज यहां पे देखने वाली बात है। चलिए पहले मैं इसको भी डिस्कस कर लेता हूं। तो ऑब्वियसली बात है, A/E2 हमारा क्या है? मेडिसिन और ड्रग्स कितने से रिड्यूस कर रहा है? ड्रग्स रिड्यूस कर रहा है आपको कितने से? 25% से। तो हार्ट अटैक की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी इसमें? अगर आप मेडिसिन ले रहे हैं और तब आपको हार्ट अटैक की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? 75%, है ना। तो 1 माइनस 125/100, तो ये क्या हो गया हमारा? 75%। लेकिन अभी अभी मैंने आपको बोला था कि अगर किसी पेशेंट को हार्ट अटैक आने की प्रोबेबिलिटी अगर 100% है, कि इसको पक्का है, कंफर्म है कि इसको 100% हार्ट अटैक आएगा, तो योगा करने से उसकी मेडिटेशन क्या हो रहे हैं? 70% ऑफ 100%। तो 100% क्या लिखते हैं? 100/100, तो 70% से क्या हो रहा है? रिड्यूस हो रहा है। अब अगर उसी बंदे को हार्ट अटैक आने के चांसेस कितने हैं, है ना, पहली लाइन आप ध्यान से पढ़ें, इसमें क्या दे रखा है? Assume that the chance of a patient of a heart having a heart attack, पेशेंट को चांस कितना है हार्ट अटैक आने का? 40%, है ना। तो अब वो 40% से क्या हो जाएगा? 40% का 30%। अगर 100% था तो 70% क्या हो गया? उसको आने का चांस है। अब अगर 40% है तो क्या हो जाएगा? सिंपली ये 70% ऑफ 40%। आपको अगर बात नहीं आई तो समझे यहां पे, अगर पेशेंट का चांस है, प्रोबेबिलिटी ऑफ हार्ट अटैक सपोज इज 100%, ठीक, आप ऐसे समझे 100% चांस है, तो ये चांस रिड्यूस कितने से हो जा रहा है? 30% से। तो ये हमारा रिड्यूसेस कितने से हो रहा है? रिड्यूसेस बाय 30%। तो इसका मतलब 30% किसका? 30% ऑफ व्हाट? 100%। रिड्यूसेस बाय 30%, तो इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ हार्ट अटैक कितना हो गया? 30% ऑफ 100%। कब? जब 100% चांस है प्रोबेबिलिटी उसके हार्ट अटैक की, 100% जब चांस है उसके प्रोबेबिलिटी हार्ट अटैक की, तो वो अब कितनी हो गई? प्रोबेबिलिटी ऑफ हार्ट अटैक, सॉरी 30 नहीं 70% हो जाएगा ये। तो 70% हमारा हो गया। तो अब अगर यही चीज हमारा 100% है, किसी पेशेंट को प्रॉब्लम है कि 100% उसका हार्ट अटैक आने का चांस है, तो अब उसका चांस कितना हो गया? देखिए पहले 40/100 था, अब कितना हो गया? 40/100 से कम हो करके हो गया है 78/100। देखेंगे आप 40/100 से ये हमारी वैल्यू क्या है? ऑब्वियसली कम है। तो 70% ऑफ 40%। तो उसी तरह से हमारा यहां पे क्या हो गया? ड्रग्स से हमारा 75% रिड्यूस हो रहा है, लेकिन कितने का 75%? तो ऑब्वियसली किसका? 40%। तो ये कैलकुलेशन इसके अंदर है, जिसके अंदर बच्चे को थोड़ी सी परेशानी होती है कि सर ये 40% को कट कहां से करें। तो 40% का मतलब है कि हार्ट अटैक जो है 100% अगर होता है तो रिड्यूस कितने से हो जाता है? 30% से। मतलब होना कितना है उसको? 70%। तो 70% ऑफ व्हाट? 70% ऑफ एनीथिंग ना। तो 70% जब भी होता है कि परसेंट किसका है, तो 40% उसका चांस था हार्ट अटैक, 40% से उसको रिड्यूस कर दिया कितने में? 40% का 70%, है ना। तो ये हमारा, अगर आप इसको देखें कैलकुलेट करके, 70/100 इंटू 40/100, ठीक है जी। ये देखिए ये वाला जीरो, ये वाला जीरो कट के कितना हो गया हमारा? 28% हो गया, है ना। 7 4 जा 28। तो जहां पहले चांस उसका 40% था हार्ट अटैक आने का, अब उसका कितना चांस हो गया? 28% हो गया। बात आ रही समझ में आपको? पहले 40% उसका चांस था बिना ड्रग्स या मेडिटेशन के, है ना, 40% चांस था। अब उन्होंने मेडिटेशन करना शुरू करा तो 28% हो गया उसका हार्ट अटैक आने का चांस। वही अगर यहाँ पे ये करेंगे तो आपका ये क्या आएगा? 30%, क्या 30% आएगा एग्जैक्ट। कि अब पहले जो हमारा 40% था, अब उसका रिड्यूस होकर के कुछ तो फर्क पड़ा ना, ड्रग्स लेने से 25% कम हो गया। तो अब इसका जो है हमारा टोटल कितना आएगा? ये 30%। पहले 40% था चांस आने का,
अब 30% रह गया इन टोटलिटी। तो ये थी इसकी एक्सप्लेनेशन। बाकी फॉर्मूले आपको पता है, फटाफट से फिट करके कैलकुलेट करें और आंसर टैली करें। चलिए ये रहा आपका कैलकुलेशन पार्ट। E1 A by E1 की वैल्यू मैंने निकाल दी थी अपॉन E1 A by E1 प्लस E2 A by E2। तो जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं कि आप कैलकुलेशन में थोड़ा सा हाथ साफ रखें। 1/2 100 हमने बाहर निकाल लिया कॉमन, यहां से यहाँ बच गया 28, यहाँ बच गया 28 प्लस 30, तो 28 ये हमारा कैंसिल आउट हो गया। 28 upon 58 that is 14 upon 29 is your आंसर। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये, सीबीएसई 2014 में आया हुआ है क्वेश्चन। तो होप कि आपको ये समझ आया होगा। क्लैरिटी बिल्कुल आप रखें, बिना मतलब कि इधर से उधर वैल्यू को ना लेकर के जाए कि ये वैल्यू ये होगी, ये वैल्यू ये होगी। अंडरस्टैंडिंग के साथ, क्लैरिटी के साथ प्रोबेबिलिटी को करें। थोड़े से वर्डिंग्स पे ध्यान दें। तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। फुल आंसर सॉल्यूशन आपके सामने है, एक्सप्लेनेशन। इधर मैंने रफ वर्क किया था आपके लिए एक्सप्लेन करने के लिए, है ना। तो मेन पार्ट हमारा कैलकुलेशन का ये रहा। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 पे चलते हैं, फिर क्वेश्चन नंबर 3 पे। चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन को ब्रीफ कर दूं मैं कि वहां पे दो बैग्स हैं, बैग 1 और बैग 2। बैग 1 और बैग 2 के कंटेंट्स लिखे हुए हैं। बैग 1 में हमारा 3 रेड 4 ब्लैक बॉल्स हैं और बैग 2 में 4 रेड एंड 5 ब्लैक बॉल्स हैं। वन ऑफ द बैग 1 से हम एक बॉल ट्रांसफर कर रहे हैं। 1 बॉल इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम बैग 1 टू बैग 2। ऑब्वियसली 1 बॉल ट्रांसफर हो रहा है, यहाँ पे कॉम्बिनेशन नहीं लगेगा। अगर 2 बॉल्स की बात होती तो हम लोग जरूर कॉम्बिनेशन लगाते। ध्यान से सुनिए। तो जब भी ट्रांसफर वाले केसेस हो, क्वेश्चंस हो, बैग ट्रांसफर मतलब बैग से बॉल्स ट्रांसफर करने हो, तो आप प्लीज डायग्राम जरूर बना ले। अभी तो फिलहाल एक ही क्वेश्चन है, जब टोटल प्रोबेबिलिटी होगा तो उसमें बहुत सारे क्वेश्चन मैं कराऊंगा। तो जब भी बॉल ट्रांसफर का केस हो आप डायग्राम बना ले, बहुत आसानी से समझ में आ जाती है ये चीजें। तो बैग 1 से एक बॉल ट्रांसफर की गई दूसरे बैग में, और फिर ट्रांसफर करने के बाद आपने दूसरे बैग से एक बॉल निकाला। फिर क्या देखते हैं, उस बॉल का कलर रेड है और प्रोबेबिलिटी क्या पूछी जाती है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ट्रांसफर्ड बॉल इज ब्लैक। क्लियर है। तो दो इवेंट यहां पे, चलिए हम बेस थ्योरम का बिल्कुल स्टार्टिंग से पकड़ते हैं। दो इवेंट है यहां पे। इवेंट नंबर 1 ट्रांसफरिंग द बॉल, इवेंट नंबर 2 ड्रॉइंग द बॉल फ्रॉम सेकंड बैग। Transferring the ball from first bag to second bag is your event number 1. Then drawing a ball from second bag is event number 2. Which outcome is given, that is red in color. तो A यहां पे हमारा क्या मिला कि given that ball drawn from the second bag is red in color, what is the probability that transferred ball is black? तो पहले इवेंट की प्रोबेबिलिटी पूछी जा रही है और दूसरे इवेंट का आउटकम दे रखा है, जिसको हम लोग अपने क्वेश्चन में ए बोलते हैं। तो बॉल ड्रॉन, है ना, बॉल ड्रॉन फ्रॉम सेकेंड बैग इज रेड इन कलर। कौन सा कलर का है ये? रेड कलर का है। ठीक है। What is the probability? Obviously जब ये हो चुका है तो हम इसको स्लैश के नीचे लेकर के आएंगे। What is the probability that transferred ball is black? तो E1 हम किसको लेंगे? ट्रांसफर्ड बॉल को ब्लैक करने, ब्लैक बॉल को ट्रांसफर करने। तो PE1 is probability that transferred ball is black. PE2 क्या हो गया? Probability that transferred ball is red. या लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ट्रांसफरिंग ब्लैक बॉल, प्रोबेबिलिटी ऑफ ट्रांसफरिंग रेड बॉल। तो ध्यान से देखिए आप,
3 रेड बॉल 4 ब्लैक बॉल, टोटल कितने 7। अगर हम इसको ट्रांसफर करने की प्रोबेबिलिटी निकालते हैं रेड बॉल को ट्रांसफर करने की, तो कितनी होगी 3/7, और इसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक बॉल ट्रांसफर करने की 4/7। देखिए डायग्राम में अपने आप ही पता लग गया। तो ब्लैक बॉल को ट्रांसफर करने की प्रोबेबिलिटी E1 है और रेड बॉल को प्रोबेबिलिटी हमारी E2 है। तो ये हो गया हमारा 4/7 एंड 3/7 इज योर प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 एंड E2। चलिए A/E1 की बात करेंगे, है ना। तो PA/E1, A क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग रेड बॉल, है ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग रेड बॉल कहां से जी, फ्रॉम बैक टू, गिवन क्या है, गिवन दैट E1 क्या है, ट्रांसफर्ड ब्लैक बॉल इज ट्रांसफर्ड, ब्लैक बॉल इज ट्रांसफर्ड। A/E2 हमारा क्या बनेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अगेन रेड बॉल फ्रॉम बैक टू, given that E2 क्या है, रेड बॉल इज ट्रांसफर, रेड बॉल इज ट्रांसफर। लैंग्वेज थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है कभी कभी। चलिए, तो अब इसके लिए एक बिल्कुल हम लोग डायग्राम डायग्राम पे पहुंचते हैं, बहुत आसानी से ये चीजें निकल जाती है। चलिए, अब एक बात बताएं, आपने सपोज रेड बॉल को ट्रांसफर किया, राइट, बैक 1 से बैक 2 में। बैक 2 में फिलहाल ये कंटेंट्स है 4 रेड 5 ब्लैक। तो एक रेड बॉल एडिशनल अगर यहां से वहां चला गया तो क्या इसका कंटेंट सेम रहेगा या चेंज हो जाएगा? सर चेंज हो जाएगा। तो क्या चेंज हो जाएगा, रेड बॉल एक ऐड हो जाएगा, यहां पे कितना हो गया 5 रेड एंड 5 ब्लैक। चलिए, ब्लैक बॉल अगर हम लोग ट्रांसफर करते हैं तो ये वाला कंटेंट फिर से चेंज हो जाएगा, इसमें ऐड नहीं होगा। या तो हमने ब्लैक बॉल, यहां पे हमने रेड बॉल ट्रांसफर कर सकते हैं तो ये होगा। अगर हमने ब्लैक बॉल ट्रांसफर करा तो रेड तो 4 ही रहेगा, ब्लैक कितना हो जाएगा। अब ट्रांसफर करने के बाद हमें किसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है बच्चों, रेड बॉल। तो ब्लैक बॉल अगर ट्रांसफर्ड हुआ है तो यहां से एक रेड बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, रेड बॉल कितने हैं 4 और टोटल बॉल कितने हैं 10। तो यहां से A/E1 बन रहा है। देखिए डायग्राम देखिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग रेड बॉल गिवन दैट ब्लैक बॉल इज ट्रांसफर्ड, ब्लैक बॉल ट्रांसफर किया है, रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी 4/10। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई 4/10। ऑब्वियसली जब हमने रेड बॉल ट्रांसफर किया है तो यहां से हमारा रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी 5/10। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग रेड बॉल गिवन दैट रेड बॉल इज ट्रांसफर्ड। बिल्कुल डायग्राम पे चले जाना है आपको, इधर उधर की बातों में नहीं आना, डायग्राम पे फोकस करें, आपका आंसर 100% मैच करेगा और कंसेप्ट भी क्लियर होएगा। डायग्राम बहुत जरूरी होता है जब हम लोग बॉल ट्रांसफर वाले क्वेश्चन करते हैं। अब E1 बाय आपका सिंपल है, E1 हमारा क्या है 4/7 इंटू A/E1 है 4/10 अपॉन में 4/7 E1 इंटू A/E1 प्लस E2 हमारा 3/7 है इंटू ये हमारा 5/10 है। तो 7 और 10 तो हमारा कॉमन ही आ जाएगा, है ना। तो ये 4 इंटू 4 क्या हो गया 16, है ना, 16/70 70 और यहां पे हमने 70 कॉमन ले लिया, 1/70 कॉमन ले लिया, तो यहां पे बच गया 4 4 जा 16 प्लस 15, ये कैंसिल, दैट इज 16/31 आई थिंक इज योर आंसर। करेक्ट, चेक कर लें आंसर। तो ये एक पूरा सॉल्यूशन हमारा पूरा क्वेश्चन नंबर 16 का हो गया। फोकस करें आप बॉल को ट्रांसफर करने पे और डायग्राम बनाने पे। ट्रांसफर करने के बाद ऑब्वियसली इसके कंटेंट्स क्या हो जाते हैं, इसके चेंज हो जाते हैं, है ना।
तो होप कि आपको ये समझ आ गया होगा कंसेप्ट। तो ट्रांसफर वाले हम लोग अभी और भी क्वेश्चन करेंगे, लेकिन वो टोटल प्रोबेबिलिटी के अंदर करेंगे। तो अब हमारा क्वेश्चन नंबर ये मिसलेनियस का क्वेश्चन नंबर 3 पे जाएगा, ग्रे हेयर वाला। प्लीज आप उसको पढ़ के और ए बना के रखिए, पूरा क्वेश्चन भी सॉल्व करके रख सकते हैं। चलिए, छोटा सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। लास्ट लाइन आप पढ़ें। इक्वल नंबर है हमारा मेल और फीमेल का, मेन और वुमेन का, तो ऑब्वियसली इनकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 1/2 और 1/2। अच्छा, मेन का ग्रे हेयर कितना है, 5%, और वुमेन ग्रे हेयर कितनी है, 0.25%. A person is selected is gray hair. A gray hair person is selected. What is the probability that he is a male? तो ये देखिए, मेल हमारा क्या हो गया, यही हमारा क्या हो गया, मेल हो गया 1/2, सॉरी मेन हो गया 1/2 और वुमेन हो गया हमारा 1/2, E1 और E2। अच्छा, A/E1 का मतलब समझ में आ गया होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रे हेयर है ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रे हेयर गिवन दैट पर्सन इज मेल। तो अब इसमें ज्यादा कुछ लिखने की जरूरत है नहीं, पर्सन इज मेल। तो ये कितना आपको दिख रहा है, ये देखो, ग्रे हेयर पर्सन में मेन कितने हैं, तो 5/100। ऑब्वियसली A/E2 हमारा क्या बनेगा, लैंग्वेज अपने आप लिख लेना, वैल्यू में डाल देता हूं 0.25/100, फॉर्मूले में डाले, आंसर निकाले, 1/2 इंटू 5/100 अपॉन 1/2 इंटू 5/100 प्लस 1/2 इंटू 0.25/100। तो 1/2 इंटू 100 हमने कॉमन ले लिया, इंटू 5 रख ले, 1/2 इंटू 1/100 हमने कॉमन ले लिया, जैसा कि हमेशा करते हैं, 5 प्लस 0। तो इसमें ये 1/200, 1/200, 1/200 क्या हो गया, कैंसिल, और आंसर आ गया हमारा 5.5 अपॉन 5.25। आंसर निकाल के आप चेक कर लें। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3 मिसलेनियस का, स्क्रीनशॉट ले लें इसका। तो अभी हमने मिसलेनियस का क्वेश्चन नंबर 13, 16 और क्वेश्चन नंबर 3 करा। अब इसके ऊपर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस हैं हमारे एग्जाम्पल नंबर 21, बेसिकली एक्सरसाइज 3rd एक्सरसाइज का, और उसी पे बेस्ड क्वेश्चन नंबर 13 हमें मिलेगा, और फिर हमारा बेस थ्योरम नेक्स्ट इस वीडियो में खत्म हो जाएगा। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन करने वाले हैं। तो अब हम लोग चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 21। एक बार क्वेश्चन ढंग से पढ़ ले, सॉल्यूशन नहीं देखे तो ज्यादा अच्छा है आपके लिए, और उसका ए फाइंड आउट करें। तो हम लोग अब आ गए एग्जाम्पल नंबर 21। आज का हमारा सेकंड लास्ट क्वेश्चन बन रहा है, ऑलमोस्ट ऑफिशियल लास्ट क्वेश्चन ये। तो पहले तो क्वेश्चन आपने पढ़ लिया होगा, मैंने बोला था आपको ए चेक करके रखें, तो ए आपने भी चेक कर लिया होगा, स्क्रीन पे भी लिखा हुआ है कि मैन रिपोर्ट्स दैट इट इज a 6। ठीक है, तो अब क्वेश्चन एक बार मैं ब्रीफ कर दूं आपको कि एक भविष्यवक्ता है, मतलब जो फ्यूचर प्रेडिक्ट करता है, साधु महात्मा बाबा जो भी बोल रहे, तो उसके जो सच बोलने की प्रोबेबिलिटी है वो 3 टाइम्स आउट ऑफ 4 टाइम्स, मतलब 4 बार अगर वो कोई स्टेटमेंट कोई प्रेडिक्शन करता है तो वो 3 टाइम्स उसका सही होता है। मतलब सच बोलने की प्रोबेबिलिटी उसकी कितनी है, 3/4, और फॉल्स मतलब बोलने उसकी जो बातें होती है वो है हमारा 1/4। तो इसमें तो जो क्वेश्चन दे रखा है आपको, उसमें बोल रहा है मैन स्पीक्स ट्रुथ 3 आउट ऑफ 4 टाइम्स, मतलब ट्रुथ की प्रोबेबिलिटी, सच्ची भविष्यवाणी होने की प्रोबेबिलिटी, उसके भविष्यवाणी के सच होने की प्रोबेबिलिटी 3/4 है, और भविष्यवाणी के झूठ होने की प्रोबेबिलिटी 1/4 है, ऑब्वियसली। ठीक है, अच्छा, अब क्वेश्चन में बोल रहा है कि मैन रिपोर्ट्स दैट इट इज a 6, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज एक्चुअली 6। तो पहला क्या है इसमें इवेंट, अगर बेस थ्योरम में फॉर्मुलेट करें तो पहला इवेंट क्या है, डाइस को फेंकना, है ना, डाइस को फेंकना, कि ये हमने डाइस फेंका, उसके बाद क्या हुआ, डाइस फेंकने के बाद भविष्यवाणी आई कि ये 6 है। तो भविष्यवाणी आना मतलब जो रिपोर्ट करना मैन का इज योर सेकंड इवेंट, और सेकंड इवेंट का आउटकम दे रखा है कि इट इज a 6। ये आउटकम कुछ भी हो सकता था, 1 हो सकता था, 2 हो सकता था, 4 हो सकता था, 8 हो सकता था, सॉरी 6 हो सकता था, तो कुछ भी हो सकता था।
तो फर्स्ट इवेंट इज योर थ्रोइंग ऑफ डाइस एंड सेकेंड इवेंट इज योर रिपोर्टिंग कि वो भविष्यवाणी कर रहा है। तो उसका आउटकम क्या दे रखा है, इट इज 6। तो आपका सेकंड इवेंट का आउटकम हमेशा की तरह हमारा इस क्वेश्चन में भी, जो कि लास्ट होने वाला है, इस क्वेश्चन में भी हमारा ए हमारा गिवन है, मैन रिपोर्ट दैट इट इज 6। और जो ए होता है हम उसको स्लैश के नीचे लेकर के आते हैं, तो हमारी आदत भी हो गई या प्रैक्टिस भी हमारी इतनी हो गई। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज 6, मतलब इवन क्या हो गया, फटाफट जल्दी लिखे नहीं तो भूल जाओगे। प्रोबेबिलिटी दैट die shows a 6, तो P even हो गया हमारा, है ना। ये even क्या हो गया, probability that it is a 6, और P E2 क्या हो जाएगा, probability that it is not a 6, या कोई भी नंबर, है ना। तो अब 6 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है डाइस में, आप छोड़ दो क्या रिपोर्ट कर रहा है नहीं कर रहा है। पहला इवेंट क्या था, थ्रोइंग अ डाइस, P even क्या ले लिया आपने, प्रोबेबिलिटी ऑफ थ्रोइंग 6 इज 1/6, और नॉट 6 का क्या हो जाएगा, 5/6। तो ये तो हो गया हमारा E1 और E2 की बात। अब A/E1 का पहले मैं स्टेटमेंट लिख देता हूं। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दैट इज ए क्या है, मैन रिपोर्ट 6, मैन रिपोर्ट्स इट इज 6, given that it is actually 6। probability of A है ना, probability of A that is report that it is 6 given that it is actually 6। अब इसका मतलब समझे कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो उसका रिपोर्ट जो है वो 6 है, और ये क्या है, एक्चुअल में 6 है। दोनों चीजें क्या हो रही है, मैच हो रही है, मतलब इसकी रिपोर्टिंग और सही में 6 का आना दोनों मैच कर रहा है। तो इसका मतलब क्या कर रहा है, वो सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका probability of reports that probability that man reports a 6 given that it is actually 6। तो इसका मतलब क्या हो गया कि he is speaking truth, है ना। तो it is क्या हो गया, probability of truth। तो probability of truth आपका कितना है, 3/4। तो नॉर्मल सी बात है कि probability A/E2 का मतलब क्या है, probability that it is a 6, report that it is a 6 given that it is not a 6, it is not a 6। मतलब कि ये जो है सच बोल रहा है ना, कि ये इसने रिपोर्ट किया है कि ये 6 है, लेकिन वाकई में वो 6 नहीं है। तो ये स्टेटमेंट इसका क्या हो गया, ट्रू है या लाई है। तो इट इज अ फॉल्स स्टेटमेंट या फॉल्स प्रेडिक्शन आप कह लो। तो इसकी भविष्यवाणी क्या हो गई, गलत साबित हो गई। तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1/4। तो इसमें क्या था, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट इसलिए है कि ये डायरेक्टली आपको क्वेश्चन में नहीं मिलेगा ढूंढने से, इसका मतलब समझना पड़ेगा। इसीलिए ये क्वेश्चन बाकी में इंपॉर्टेंट है कि प्रोबेबिलिटी दैट मैन रिपोर्ट्स अ 6 गिवन दैट इट इज एक्चुअली 6 का कहीं भी स्ट्रेट फॉरवर्ड वैल्यू नहीं दे रखी है क्वेश्चन में। तो इसमें आपको पता लगाना पड़ेगा कि उसका रिपोर्टिंग सही है या गलत है, उसका प्रेडिक्शन ट्रूथ है या फॉल्स है, ट्रू है या फॉल्स है। तो उसके ट्रू और फॉल्स की प्रोबेबिलिटी आपकी दे रखी है 3/4 होने को। यहां ये रिपोर्ट कर रहा है कि 6 है, बट एक्चुअल में ये 6 नहीं है। एक्चुअल 6 कहां से आया, E1 के स्टेटमेंट से आया, प्रोबेबिलिटी दैट इज 6। तो अब यहां पे क्या हो गया, ये ट्रू की प्रोबेबिलिटी या फॉल्स की प्रोबेबिलिटी। अब इसमें कुछ भी रखा नहीं है, वैल्यू डाले, आंसर निकाले। E1 हमारा 1/6 है, A/E1 3/4 है। 1/6 into 3/4 प्लस 5/6 into 1/4। तो 6 और 4 कॉमन ले ले, 1/6 into 1/4 कॉमन ले ले, यहां बच जाएगा 3, यहां बच जाएगा हमारा 1/6 into 1/4 कॉमन ले लिया, क्या बच गया यहाँ पे 3 प्लस
5। तो ये कैंसिल, दैट इज 3/8 इज योर आंसर। तो ये था हमारा एग्जाम्पल नंबर 21, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और एक्सपेक्टेड ये है कि आप क्वेश्चन नंबर 13 एक्सरसाइज का एक बार मैं ब्रीफ कर देता हूं, बिल्कुल सेम है, आप खुद भी पढ़ेंगे तो आपको सिमिलर लगेगा। प्रोबेबिलिटी दैट मैन स्पीक्स ट्रूथ 4/5। तो यहाँ पे क्या हो गया, ट्रूथ बोलने की प्रोबेबिलिटी 4/5 है और फॉल्स बोलने की प्रोबेबिलिटी 1/5 है। A coin is tossed, report that it heads appear। तो यहाँ पे क्या है, टॉस किया गया, उसने रिपोर्ट किया गया। तो पहले टॉस इज फर्स्ट इवेंट, रिपोर्टिंग जो सेकंड इवेंट, एंड इट हेड अपीयर्स। तो हेड अपीयर्स ए के जगह पे क्या आएगा, ए हमारा रिपोर्ट 6 और E1 हमारा क्या हो जाएगा, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज एक्चुअली हेड, देयर वाज अ हेड। तो हेड की प्रोबेबिलिटी हमारी E1 हो जाएगी, जो कि होती है हमारी 1/2, और हेड नहीं आने की, दैट इज टेल आने की 1/2। तो बस स्टेटमेंट का फर्क, सॉरी वैल्यूज का फर्क है। यहां हमारा मैन रिपोर्ट दैट इट इज अ हेड हो जाएगा, ये 1/2 हो जाना, ये 1/2 हो जाना, और सही में प्रोबेबिलिटी आना दैट है ट्रुथ की प्रोबेबिलिटी उसकी 4/5 है, फॉल्स की प्रोबेबिलिटी 1/5 है। अकॉर्डिंगली आप आंसर वैल्यूज निकाल लेंगे, है ना। तो अगर मैं इसी क्वेश्चन में कर दूं रिपोर्ट्स दैट, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है एक्सरसाइज का, मैन रिपोर्ट दैट इट इज अ हेड, है ना। प्रोबेबिलिटी दैट कॉइन शोज हेड, प्रोबेबिलिटी दैट कॉइन शोज head is 1/2, not a head is, that is tail, is again 1/2. Probability that it is report that it is head, it is actually head. Probability of truth, this is 4/5, this is 1/5. False, है ना, not a head. हो गया हमारा आंसर। तो 1/2 into 4/5 अपॉन 1/2 into 4/5 into 1/2 into 1/5। तो यहां से आप 1/2 1/5 को कॉमन ले सकते हैं, into 4 यहां पे आ गया, 1/2 into 1/5, यहां बच गया 4 plus 1, दिस इज 4/5 इज योर आंसर। तो ऑप्शन में मिल भी जाएगा आपको शायद कि आंसर क्या है इसका, 4/5 है। तो आंसर इज योर ए, ऑप्शन ए है इसका आंसर। तो ये हमारा कंप्लीट वीडियो नंबर आई थिंक ये 10th है, तो 7, 8, 9, 10 4 वीडियोस हमारे पूरे बेस थ्योरम में लग गए हैं। होप कि आपको ये बेस थ्योरम अच्छी तरह से समझ में आया होगा। बट कंडीशन इसका इसलिए है, यही है कि शुरू से जो मैंने आपको कंसेप्ट बताया था, जो पैटर्न बताया था, जो आइडेंटिफिकेशन बताया था, उसको हमने हर एक क्वेश्चन में अप्लाई किया। कहीं भी हमने अपना स्टेटमेंट चेंज नहीं किया, कहीं भी हमने अपना कंसेप्ट चेंज नहीं किया। इवन वर्किंग भी हमारी A to Z, हर क्वेश्चन बैग्स और बॉल पे फिट हो सकता है अगर बेस थ्योरम आपको अच्छी तरह से क्लियर है। तो ये हमारा पूरा बेस थ्योरम की पूरी कहानी थी। स्टोरी आपको 4 वीडियोस में मिल गई। आशा करता हूं कि आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी और समझ आया होगा। अगर अच्छी लगी तो जरूर वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और प्लस पढ़ाई आप चालू रखें। अच्छा, कुछ ही 1-2 दिन के अंदर सैंपल पेपर का सॉल्यूशन भी मैं डालने वाला हूं विद फुल एक्सप्लेनेशन एंड कंसेप्ट्स के साथ। तो और नेक्स्ट वीडियो जो हमारा प्रोबेबिलिटी पे होगा वो ऑब्वियसली प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन एक्सरसाइज 4, और हो सकता है इंटीग्रेशन के वो भी मैं कंटिन्यू करूँ। मिसलिनियस हमारा ड्यू है, पता है, AOI भी ड्यू है, वेक्टर पूरा कंप्लीटेड है। तो मोस्ट प्रॉब्ली आपके सेकंड बुक तो ऑलमोस्ट हो ही रहे हैं कवर। तो आप अपनी पढ़ाई जारी रखें। अभी से आपको बोर्ड के लिए आपको शुभकामनाएं हैं कि बोर्ड का पेपर आपका अच्छा हो और उसमें मैथ्स में आप अच्छा करें। होपफुली सारे सब्जेक्ट्स के ज़्यादा मार्क्स लेकर के आए मैथ्स में। बेस्ट विशेस। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।